नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता जी हैं। आप इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से जुड़े हुए हैं और आपका स्पेशलाइजेशन न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट। और ये बहुत राजस्थान में यदि बात करें तो बहुत लिमिटेड लोग हैं इंडिया में जो इस प्रोग्राम को कंप्लीट किए हुए हैं। हमारे सिंबल ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम पे हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिसर्च आउटकम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस ऑनर्स हैं, उनके लिए मेडिकल एंगल से सेफ्टी को अपन कैसे एड्रेस कर सकते हैं। जैसे हम सिंबल ऑफ सेफ्टी पे एक होलिस्टिक सेफ्टी की बात करते हैं तो हेल्थ सेफ्टी या मेडिकल सेफ्टी एक वेरिएबल है, उसका एक बहुत बड़ा आयाम है। और यदि इसको हम ढंग से परस्यू कर सकें, ढंग से इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर सकें कि हेल्थ एंगल से ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा ध्यान यूजुअली जाता नहीं है, या ध्यान जा रहा है तो हम उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पा रहे। हमारे पास में ऐसे रास्ते नहीं है, ऐसे कंसल्टेंट्स नहीं है, ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं है जिससे हम उस वेरिएबल को, उस फैक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि अक्सर देखते हैं कई बार कोई बच्चा अपने करियर के लिए एजुकेशन ले रहा होता है और वन फाइन मोमेंट उसको लगता है, रिक्रूटर की तरफ से लगता है कि आप इसके लिए अनफिट हैं, और उसका कारण मेडिकल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा अपने एकेडमिक्स के साथ साथ में मेडिकल एंगल को साथ में हमेशा लेके चले और अपने आप को हर तरह से मेडिकली फिट महसूस करे। और उसके लिए यदि कोई काउंसलिंग अरेंजमेंट्स है, कोई अवेयरनेस लेवल के अरेंजमेंट्स हैं, तो हम डॉक्टर साहब की इसमें मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारा ऐसा प्रयास है कि आपकी और मेरी बातचीत यूजुअली जो हमारे दर्शक हैं या इसको देखेंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशंस ओनर्स होंगे। अब यदि इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो एकेडमिक्स से बंधे हुए हैं। वो एक क्यूरिकुलम को डिलीवर करने के लिए जो उनके एफिलेटिंग बोर्ड ने या यूनिवर्सिटी ने जो दे रखा है उसको डिलीवर करने के लिए दे आर बाउंड। बिल्कुल। और शायद वो उस दायरे से बाहर जा नहीं पाते, उनकी अपनी लिमिटेशन है जो हम समझते हैं। लेकिन पेरेंट के लिए उसका क्यूरिकुलम जितना इंपॉर्टेंट है उतनी उस बच्चे की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेरेंट के लिए हो सकता है पढ़ाई लिखाई भी सेकेंडरी हो, पहला पार्ट तो उसका सेफ्टी है कि बच्चा कहीं इंस्टीट्यूट जा रहा है। अब वो बच्चा चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन का हो चाहे हायर एजुकेशन का हो, बीमारी या जो इस तरह की चीज़ें हैं कोई मेडिकली, वो कोई उम्र देख के मुझे लगता है असर नहीं करती। हो सकता है शरीर का डेवलपमेंट पे थ्रेट का एक जो इम्पैक्ट है वो अलग हो सकता है, बच्चे पे अलग तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं, बड़े के लिए अलग हो सकते हैं। तो आप हमें इस तरह से समझाइए कि जो छोटा बच्चा है जो एक एलिमेंट्री एजुकेशन पे है, या और जैसे जैसे वो ग्रो करता है मेडिकली, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या उनके पेरेंट्स को ऐसे कौन कौन से पार्ट एड्रेस करने चाहिए। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही पूछा, क्योंकि आजकल बच्चों को केवल कैरियर ही दिखाई देता है। उस कैरियर के चक्कर में बच्चे अपनी हेल्थ को बिल्कुल भूल जाते हैं। माँ बाप भी इतनी कंपटीशन की भावनाओं में, और कंपटीशन का माहौल होता है कि हर किसी को अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर इसी तरह बनाने की कोशिश रहती है। लेकिन इन सब के चक्कर में आपके बच्चे का स्वास्थ्य पीछे रह जाता है। हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, पहला सुख निरोगी काया। सभी लोगों को जब बचपन से ही अगर हम ये सिखाएं कि जो आपका स्वास्थ्य है वो आपकी कुंजी है, वही आपकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आप आगे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, आगे अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं उसमें एक बात ये बताना चाहूँगा, जैसे कि बच्चा जब 3 साल का होता है, जैसे आपको याद होगा हम और आप दोनों 5 साल की उम्र में जाके स्कूल में बैठते थे, या 6 साल में। आजकल बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूल में बैठते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन आ गया है। ठीक है, अच्छी बात है, एजुकेशन मिलनी चाहिए और बहुत अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पर जैसे कि 3 साल के बच्चे को अगर आप स्कूल बैठा रहे हैं तो उसको बेचारे को ये पता होना चाहिए कि उसके लिए गुड चीज़ क्या है, बैड चीज़ क्या है। गुड में जैसे कि अगर उसे भूख लगती है तो क्या क्या खाने को उस समय मिलना चाहिए जिससे कि उसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि वो ही ग्रोथ है। आपको सही बताऊं तो बच्चे का जो ब्रेन होता है 5 साल तक बहुत अच्छी उन्नति करता है, ग्रोथ करता है। अगर उस समय उसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो दिमाग में भी उतनी एनर्जी या उतना उसका विकास नहीं होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसको आगे जाके उसके लिए पछताना पड़े। बच्चों को स्कूल भेजें, पर वो एक सीढ़ी बनाएं, धीरे धीरे 1 बाय 1 हमें सीढ़ी चढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अगर आप 1 घंटे ही बच्चे को जाने दे रहे हैं तो वो डिसिप्लिन के लिए जाने दे रहे हैं, हाँ कि ये भी कोई जगह है जहाँ मुझे आगे पढ़ना है, इससे मेरी ग्रोथ होगी और मुझे एक मार्गदर्शन मिलेगा कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो
कई बार पेरेंट्स हैं वो आजकल मैंने कुछ केसेस देखे हैं, इवन शायद हो सकता है उसमें मैं भी एक हूँ, एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, एक सिंगल चाइल्ड का एक कल्चर कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, 2 साल के बच्चे को भी स्कूल भेज देते हैं। इसको अपन मेडिकली क्या बच्चे के कुछ उसको किस एंगल से अपन एड्रेस करें? वेरी गुड क्वेश्चन। सी, न्यूक्लियर फैमिली, जब भी न्यूक्लियर फैमिली होती है आपके पास में केवल मदर और फादर होते हैं जो भी खुद दोनों वर्किंग हैं, दोनों, कोई हॉस्पिटल जाता है, कोई ऑफिस जाता है। सही मायने में देखें तो बच्चे को वहाँ पर सफ़र करना पड़ता है। अगर आप देखें तो पुराने ज़माने में जब जॉइंट फैमिली थी तो अगर बच्चे की माँ कहीं गई है तो उसकी ताई या उसकी चाची या उसकी बुआ की बेटी या उसके दादा दादी रखते, तो उससे उसको जो दादा दादी का जो गाइडेंस मिलता था वो आजकल कम हो रहा है, जिससे कि उसका जो एक तो प्ले वाला एरिया, प्ले में दिक्कत आ रही है, और दूसरी प्रॉब्लम आजकल मोबाइल इतना बढ़ गया है कि माँ बाप अपने मोबाइल में लगे रहते हैं और बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये कालू मदारी और कोई सा गेम दिखा के, तो उनको आइज़ पे भी प्रेशर आ रहा है। मेरा सबसे यह विनम्र निवेदन है, अभी बच्चों को एटलीस्ट आप 10 साल की उम्र तक गैजेट से दूर रखें। ये आँखों को भी परेशान करता है, दिमाग को भी कमज़ोर करने की शक्ति रख सकता है। तो बच्चों को हो सके केवल, हाँ ये कह सकते हैं कोरोना टाइम में सब कि हमें केवल ऑनलाइन स्टडी करने को मिलता है, पर ऑनलाइन स्टडी के साथ में मैं ये बोल रहा हूँ कि आप समय रहते हुए ऑनलाइन हो गया, उसके बाद में उसे गैजेट्स ना दिखाएं, उसे फिर आप आउटडोर गेम के लिए भेजें, जिससे कि उसका मानसिक शारीरिक दोनों विकास। कोविड टाइम से पहले ही डॉक्टर साहब यदि हम देखें तो कई पेरेंट्स ने ऐसी हैबिट डेवलप कर ली थी बच्चों के साथ में कि उसको खाना खिलाना है तो मोबाइल हाथ में पकड़ लो। बिल्कुल। तो ये कोविड टाइम में तो ये ब्लास्ट ही हो गया कि बच्चा मोबाइल को 3-3, 4-4 घंटे और ज़्यादा भी स्क्रीन टाइम में एक्सपोज हुआ। तो अब ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप डॉक्टर हैं, आप एक अलग एंगल से देखेंगे, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उस हैबिट को छुड़वाना बच्चे को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए मेरी एक एडवाइस है, जैसे कि अगर हम एडल्ट्स जो बड़े लोग हैं वो देखते हैं, हम क्यों मूवी देखने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या वर्ल्ड ट्रेड पार्क पे ही जाते हैं, यानी कहीं ना कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ हमें दिखाई जाती है जिससे कि हम वहाँ जाते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन है, जैसे बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है तो उनसे पूछा जाए, बेटा तुम्हें क्या पसंद है, आज क्या बनाया जाए। हो सकता है उसको किसी तरह से अट्रैक्टिव किया जाए तो वो बिना देखे, मतलब बिना टीवी देखे, बिना मोबाइल देखे आपके साथ आपकी डाइनिंग टेबल या आपके साथ थाली में बैठ के खाना खाएं। इसके लिए केवल माँ बाप को बहुत प्रयास करना होगा कि उसको अट्रैक्ट किया जाए। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि दोनों में दूरियां बन रही हैं। सर आपने एक बात कही, वो सबसे महत्वपूर्ण बात में से एक मानूंगा मैं, पेरेंट्स को ये नहीं लगता कि बच्चे को मोबाइल देख के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्या? ये अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि एक साधारण सी बात है, मोबाइल दे दिया तो, और कहीं ना कहीं बेबी सिटिंग में वो बड़ी हेल्प करता है मोबाइल या टीवी। उनका एक स्टाफ बच गया, एक आदमी की ज़रूरत थी बच्चे को केयर करने में, वो उससे बचाव हो गया, लेकिन मन में ये भाव नहीं है पेरेंट्स को कि वो गलती कर रहे हैं क्या। जी, मेरे हिसाब से इतनी कम उम्र में 3 साल 5 साल के बच्चे को मोबाइल दिखाना, आप खुद सोचिए। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा बोला करते थे बेटा ज़्यादा टीवी मत देखो, चश्मा लग जाएगा। मेरे लग गया। पापा आज भी कहते हैं कि आपने टीवी ज़्यादा देखी थी इसलिए लगा, और हमें लगता है कि हमने पढ़ाई ज़्यादा की इसलिए लग गया। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल को देखो, एक साथ बंद करना तो मुश्किल होगा आपके लिए, पर धीरे धीरे उसका समय कट करते जाएं। जैसे कि बच्चा 1 घंटा देख रहा है, बेटा 45 मिनट ही मिलेगा, आधा घंटे ही मिलेगा, आधा घंटे आप उसके साथ प्ले करें। आजकल दिक्कत क्या है, माँ बाप का बच्चे के साथ प्ले करना कम हो गया है। यदि हमको पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को एक ही साथ एक कुछ एड्रेस करना हो कि मोबाइल या स्क्रीन, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, मैं उसको डिजिटल स्क्रीन बोलूँगा, इनके दुष्परिणामों में से सबसे मेजर चीज़ क्या है, ताकि वो कन्विंस हो इस बात को लेकर समझने की कोशिश करें कि ऐसा कुछ है जिसको हम हो सकता है समझ नहीं पा रहे हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग में इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम मानूंगा, एक तो बच्चा जब खाना खाता है मोबाइल देखते हुए, तब उसे ये नहीं पता वो क्या खा रहा है। उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो केवल उसको देखते हुए अपना पेट भरता है। जितने मन में पहले भी बताया गया है कि स्वादिष्ट खाना जबान से पेट तक अच्छा पाचन होता है। अगर कोई मन से खाना खाता है तो सच में उसका रग रग में खून की नस के अंदर संचार होता है। तो चाहे आधा ही खाए लेकिन बड़े मन से खाए तो वो खाना बहुत अच्छा लगता है शरीर को। तो दुष्परिणाम शरीर पे, आँख के अलावा, दिमाग के अलावा हेल्थ पे भी पड़ता है। ऐसा एक स्टडी में मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि कुछ ऐसा कंटेंट जो किसी बच्चे के लिए उस पर्टिकुलर एज के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, यस, और वो बच्चा यदि देख पा रहा है, कोई स्टूडेंट है या कोई छोटा बच्चा है,
सपोज कोई 13+ का कंटेंट है, 13+ का, और वो 10 साल का बच्चा देख रहा है, तो ये तो बात तय है कि सरकार ने उसमें रेस्ट्रिक्शन डाल रखी है एज की, पब्लिशर ने भी 13+ लिख रखा है उसमें। ऑब्वियसली उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो सकता है, फाउल लैंग्वेज हो सकती है, वायलेंस हो सकता है। अब इस तरह का कंटेंट को लिमिट करने की व्यवस्था बहुत आसानी से नहीं है। उसका कारण ये है कि स्मार्ट टीवीज़ है, उसमें पेरेंट के आईडी से लॉगिन हो रखा है, मान लो वो पेरेंट 18+ है, तो उनको जो कंटेंट वो अवेलेबल है, वो पूरी तरह से नॉन सेंसर्ड कंटेंट आएगा। अब बच्चा उसमें एक्सपोज होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके डेवलपमेंट पर? देखिए, आजकल जो टीवी के ऊपर एडल्ट कंटेंट्स हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ एडिक्शन से। एडिक्शन मीन्स धूम्रपान, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू किसी के भी रूप में हो। अगर किसी 10 साल के बच्चे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, देखो इसने क्या एडवर्टाइजमेंट दिया है मुझे, कितना अच्छा है ये, 2 मिनट में ऐसा हो गया, और सब कुछ सबको बहुत अच्छा दिखा के फिर वो बच्चा चोरी छुपे, क्योंकि वो माँ बाप से तो डरेगा कि ये गलत चीज़ है, लेकिन वो करने लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को भी इस तरह से, और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ही अगर नहीं रोकेंगे, खुद ही देखेंगे, तो कैसे आगे रोक पाओगे। दूसरी बात, आजकल जो गर्ल्स हैं उनके साथ बचपन में गलत हरकतें होती हैं, जिसे बैड टच बोला जाता है, तो उनको आप इतनी छूट दें कि अगर उनके साथ कोई गलत बोल रहा है या फाउल स्मेल, फाउल टॉक कर रहा है, फाउल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, नो, ये आप गलत कह रहे हैं, मुझसे ऐसे बात नहीं करेंगे, और आप उस बात को तुरंत अपने टीचर को, और टीचर करता है तो प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल करता है तो अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स करता है तो किसी और को। यानी कि ये सब बातें रोकनी चाहिए, इस चेन को तोड़ना चाहिए, जिससे कि हम आगे उसे किसी और भयानक कंडीशन में जाने से बचा सकें। एक्चुअली अक्सर छोटा बच्चा होता है, उनके साथ में इस तरह के अब्यूज ज़्यादा होते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि इस चीज़ को एड्रेस कैसे करें। प्रॉब्लम इज हाउ टू एड्रेस दैट थिंग्स। इसमें ऐसा क्यों होता है बच्चे के साथ में? मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या इसमें कोई हार्मोनल चीज़ें उसको रोकती है, या उसका डर है, उसको तनाव रहता है, ऐसा क्या रहता है कि बच्चा शेयर नहीं करता? इसका कारण ये है कि हमें इस सोसाइटी में, समाज में ये सिखाया जाता है कि जो चीज़ ओपनली मौजूद है उसे हम किसी से भी बात कर सकते हैं, और जो चीज़ ओपनली मौजूद नहीं है, यानी जो चोरी छुपे छुपके करना पड़ रहा है, उसको मैं बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे पिटाई होगी, या मुझे गलत नज़रों से देखा जाएगा। इसलिए वो उन बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी को गुटखा खाना है तो क्लास में वो छुप के खा के जाएगा, या पोर्नोग्राफी देखना है या पढ़ना है तो वो रात में छुप के अलग से देखेगा, हमें वो पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या होगा। रही बात हार्मोन्स की, देखिए शरीर में 13 साल के 12 साल की उम्र के बाद में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इनको एंड्रोजेंस बोला जाता है। जैसे कि लड़कों में मूंछ, दाढ़ी और शरीर के जो अंग हैं उनका विकास होता है, ऐसे ही महिलाओं में यानी लड़कियों में भी इस तरह के विकास होते हैं। तो जब इस तरह के कंटेंट्स उनको परोसे जाते हैं, या वो देख पाते हैं, या उनको मिलता है, तो वो हार्मोन की वजह से उसके प्रति और अट्रैक्ट होते हैं। ये उनका एक मतलब उनके हाथ में नहीं है कि वो उसे कंट्रोल कर पाए, लेकिन ये जिम्मेदारी है परिवार की, उनके पेरेंट्स की, कि बेटा ये चीज़ होते ही हमें बचाती है। जैसे कि मुझे पता है कि बच्चों को आजकल स्कूल में गुड टच और बैड टच बताया जाता है, कि बच्चों अगर आपको यहाँ पे टच किया जाता है, दिस इज़ बैड टच, इसको केवल आपके मम्मी पापा या जो केयर टेकर वाले वही करते हैं, बाकी और लोग नहीं करते। तो वो बात उनको पता होनी चाहिए। जैसे 3 साल का बच्चा है तो 3 से 5 साल में हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा स्कूल में गया तो आप भी उसका घर पे वो देखते रहो कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है, कहीं कहीं आपकी मेड उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करी। कई बार वीडियो देखने को मिलता है कि उसकी पिटाई करके, कई लोग तो अल्कोहल सुंघा के उसे सुला देते हैं, या दवाई मिला के सुला देते हैं कि बच्चा तो सो रहा है, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनका काम ही है ये कि बच्चे को रखना, माँ बाप अपनी नौकरी में व्यस्त हैं। ऐसे ही जब 5 साल से 10 साल का बच्चा होता है तब उसको ये तंबाकू प्रोडक्ट, सुपारी, धूम्रपान की आदत लगती है। 13 साल के आसपास, 18 साल के आसपास आता है तो उसे ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट और समाज के, और एक और बात, हॉरर मूवीज, बच्चों को ये डराया जाता है भूत है या नहीं किसी ने नहीं देखा, पर वो मूवीज दिखा के तो बच्चे को पहले से ही काल्पनिक ये हो जाता है कि भूत है, अंधेरा होते ही उसे डर लगता है, बेचारा अपना झिझक खोलने की बजाय और डरपोक फील करता है, और माँ बाप को भी कुछ नहीं बताया जाता। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस की। कुछ केसेस मतलब इन दिनों आपको लगता है कुछ बढ़ोतरी हुई है कोविड टाइम के बाद, स्क्रीन टाइम के बाद में आपके पास ऐसे कुछ केस स्टडीज हों जो जिनको हम शेयर करें तो उसका कोई किसी को फायदा हो ये समझने में? देखो, एक कोविड के टाइम पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ब्रेन फॉगिंग।
ब्रेन फॉगिंग का मतलब है ये बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, इसका उम्र से कोई कॉरिलेशन नहीं है। जैसे कि किसी का अगर डरावना बिहेवियर है कि वो डर जाता है जल्दी से, डरपोक टाइप का हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज कंटेंट्स, इनकी परेशानी की वजह से। तो कोरोना ने एक अपना हाहाकार मचाया, जैसे एक दैत्य या राक्षस फैलाता है इसी तरह से, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर आप बचोगे तो भी आपको हो गया, वैक्सीन लगा ली तो भी हो गया, तो लगता है मैं तो मर जाऊंगा। तो उस वजह से उन कई लोगों को रात में सपने आते हैं, नींद पूरी नहीं आती, दिन भर तनाव में रहते हैं, ऐसे केसेस आए गए हैं बीच में। बच्चों में भी तनाव के केसेस देखने को मिले? बच्चों में ज्यादातर तनाव उनको देखा गया है जिनकी परीक्षाएं नजदीक थी। अच्छा। क्योंकि उनको परीक्षा का स्ट्रेस, साथ में ऑनलाइन पढ़ाई वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। उसकी वजह से उनको ये चीज़ें देखी गई। कई बच्चों को मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी मैं तनाव दूर करने के लिए करूँ। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, पढ़ाई को अपना एक पार्ट बनाएं, ना कि लाइफ बनाएं। लाइफ भगवान ने जीने के लिए दी है, आप पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ये सत्य है। पर खेलना भी उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आप ढंग से सोएंगे नहीं, नींद पूरी नहीं लेंगे, तब तक आप पढ़ाई में अपना पूरा नहीं दे पाएंगे। बचपन में बताया जाता है, हमारे माँ बाप भी बताते थे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ोगे बेटा ब्रह्म मुहूर्त में तो ज़्यादा याद रहेगा। उसका कारण ये है कि हमारी नींद पूरी होती थी, हम सुबह उठ के जो भी पढ़ते थे हमें याद रहता था। अगर आप दिन भर तनाव में रहेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे तो आपकी एकाग्रता नहीं रहेगी और आपको याद नहीं रहेगा, और फिर परीक्षा में नंबर कम आएंगे, आप टेंशन में आ जाओगे। कई आपने जैसे अभी रिजल्ट का कहा, रिजल्ट आने से कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। वो ऐसी क्या मानसिकता होती है जो किसी बच्चे को इतना दबाव में ला देती है? इसका ये कारण है कि आजकल का जो कॉम्पिटिटिव माहौल, जो हम एक दूसरे से द्वंद्व प्रतिद्वंद करने की कोशिश करते हैं कि उसका बेटा ये बन गया तो मेरा बेटा भी ये बनना चाहिए, तो उस बेटे के मन में या उसकी बेटी के मन में ये विचार बैठा दिया जाता है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो आपके माँ बाप आपको डांटेंगे, आपके परिवार के रिश्तेदार और लोग क्या कहेंगे, आपके दोस्त क्या कहेंगे। तो वो पढ़ने से पहले ही इतना प्री ऑक्यूपाइड, यानी कि पहले से ही इतनी थॉट बना के बैठा होता है कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ या मैं पास नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे पे नहीं जाए, आपको जितना आता है, आप हमेशा एग्जाम केवल एक ही चीज़ देने जाएं, मैंने पढ़ा है, मेरे पे जितना आता था, मुझे जितना प्रयास था मैंने पढ़ा और मैं उतना लिख के आऊँगा। किसी के बारे में ना सोचे कि मेरी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है, इसकी कैचिंग पावर, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेरेंट्स को कई बार यदि डाउट हो कि मेरे बच्चे में कुछ एक अलग बिहेवियर शो कर रहा है बच्चा, पेरेंट डॉक्टर तो नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा कि इसके पीछे कोई मेडिकल वजह भी हो सकती है क्या। ऐसे केसेस को एड्रेस कैसे करें पेरेंट्स? उनमें लगे कि कुछ एबनॉर्मलिटी बच्चे में आ रही है, उसका व्यवहार बदल रहा है या उसका एक गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, मे भी वो खाना नहीं खा रहा या घर में इस तरह का। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि अगर बच्चा आपसे कटने लगे, आपकी हर बात का उल्टा जवाब देने लगे, उसके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ जाए, या फिर वो रात को सोए नहीं, इधर उधर भटकने लगे, पढ़ाई की बजाय कुछ और करने लगे, तो ये उसके डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं या उसको साइकोलॉजिकल बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे एड्रेस किया? इसके लिए आपको अच्छे से साइकोलॉजिस्ट, जो मनोविज्ञान के ज्ञाता होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, पहले उनके विचारों को सही करने का एक माध्यम होता है। जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट आपसे बैठ के बात करते हैं और आपके जो भी विचार हैं उनको सही राह पे लाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप ये गलत दिशा है, इसको ऐसे सोचो तो आप बेटर फील करोगे। तो क्या इंस्टीट्यूशंस के लिए हम मतलब जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि पेरेंट्स के लिए कई बार छोटे कस्बों में रहते हैं, जयपुर जैसे बड़े शहर की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी ठीक हो सकती है। गांव में देखा जाए तो एक छोटा सा क्लिनिक होता है या कोई डिस्पेंसरी या CHC PHC या छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो क्या साइकोलॉजिस्ट का डिप्लॉयमेंट ऐसी जगहों में मिलता है मेडिकल में आपके? वैसे देखिए, साइकोलॉजिस्ट का अवेलेबिलिटी गांवों में तो बहुत कम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर प्रिंसिपल या कोई बड़ा टीचर, उनको एक जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम से पहले ये सब चीज़ें करनी होती है। जैसे कि किसी का एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, कोई पेपर आने वाला है, तो उन बच्चों को केवल एक ही ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चों पढ़ना है और एग्जाम देना है, ये जीवन भर आता और जाता रहेगा, जैसे कि दिन और रात होते हैं। पर आप अपना हमेशा प्रयास करें कि 100% दें, पढ़ाई करें और एग्जाम दें, उसका स्ट्रेस ना पालें। एक समय सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, अनुशासन, मतलब एक टाइम टेबल बनाएं, उसका पालन करें और अपने माँ बाप से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिस्कस करें, अपने गुरुजनों से डिस्कशन करें। सबसे बड़ी परेशानी मैंने ये देखी है,
बच्चे को आता नहीं है तो वो उसी से उलझता रहता है, टेंशन लेता रहता है, पर वो अपने टीचर से नहीं पूछ पाता डर के मारे कि भाई मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको लगता है ये बच्चे और क्या कहेंगे अगर मेरे 3 बार में समझ में नहीं आ रहा, अरे इतना बुद्धू है। ऐसा नहीं होता। कोई क्वेश्चन है किसी को 1 बार में समझ में आ जाता है, किसी को 10 बार में समझ में आता है। तो उस बच्चे को डरना नहीं चाहिए, उसे ये मानना चाहिए मुझे नहीं आ रहा, मैं अपने सर से पूछूंगा। और सर को यानी टीचर को भी स्कूल में ये करना चाहिए, बेटा जितनी बार भी आप पूछोगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जैसे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होती है, ऐसे ही बच्चों की गुरु के साथ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, जिससे कि उनकी साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, उनको स्ट्रेस भी कम होगा और उनका शारीरिक और मानसिक अच्छा विकास होगा। एक आजकल बहुत गहराई से समाज में एक चीज़ है कि कई सारे मैसेंजर एप्लीकेशंस होती हैं, उनके थ्रू अलग अलग तरह का एक नॉलेज सर्कुलेट होता है। उसमें कई बार आयुर्वेद से जुड़ा होता है, कई बार एलोपैथी से, होम्योपैथी से, नेचुरोपैथी से, अलग अलग तरीके से कि ये करने से ये चेंजेस आते हैं। वो कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड होता है और ये व्यवहार में बहुत आई हुई ये चीज़ें लोग, कई बार उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो मेडिकली यदि कोई कंसल्टेशन है तो उसमें डॉक्टर के अलावा भी क्या कोई कंसल्ट कर सकता है क्या बेटर? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि गलत चीज़ों से परहेज करें। अगर कोई भी ऐप या कोई भी नई वेबसाइट या किसी को भी आप अप्रोच कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जानें कि वो वैलिड है या नहीं है, क्योंकि आजकल इतने अनुपयोगी कंटेंट अवेलेबल हैं जो आपको गलत राह पे ले जा सकते हैं। आपको प्रलोभन दिए जाएंगे, आप इतना सा करें। जैसे आपने PUBG सुना होगा, कितना उससे बच्चों को स्ट्रेस आया। कुछ गेम्स ऐसे थे ब्लू व्हेल जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर दिया। यस, मैं वही लाइन पे आ रहा था। तो मैं मानता हूँ आप 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकते, पर बच्चों को शुरू से एक अनुशासन का पाठ पढ़ाएं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि बच्चा गलत राह पे जा रहा है तो आप उसे सही राह। देखो, माँ बाप का सबसे अच्छा धर्म है कि अपने बच्चों को सही राह पे ले जाएं, क्योंकि माँ बाप से अच्छा कोई भी उसका केयर टेकर नहीं हो सकता। और गुरु आता है फिर, माँ बाप और गुरु, माता सबसे पहले और फिर गुरु, माँ बाप दोनों में एक है। तो गलत कंटेंट वाली जो चीज़ें उनको पहले से ही बताई जाए, बेटा ये जब भी चीज़ मिले आप उसको अवॉइड करें। कई बार पेरेंट इलिटरेट होते हैं, उनको पता ही नहीं, उनको समझ नहीं है कि वो कुछ कुछ गलत राह पे जा रहा है क्या बच्चा, और मोबाइल देना उनकी मजबूरी है। उसके लिए देखिए, ऐसा है कि अगर माँ बाप भी इलिटरेट हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो माँ बाप को अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी डिस्कस करना चाहिए कि भाई ये चीज़ हो रही है, क्या ये सही है या नहीं है, तो वो उनको गाइड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐसा क्या अरेंजमेंट किया जा सकता है? हम आपकी बात को इंस्टीट्यूशन बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे इलिटरेट है, चाहे कितना ही बड़ा कैसा ही गांव हो, जहाँ पे इतने इलिटरेट लोग हैं, पर जो शाला है, पाठशाला है, स्कूल है, वहाँ पे सारे एजुकेटेड लोग हैं। अगर अपना जो माता पिता को पता चला कि ये ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, माता पिता को नहीं पता कि ये गलत है सही है, पर अपने उन गुरुओं को बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए कि हमारा बच्चा सही जगह पे जा रहा है नहीं जा रहा। क्योंकि जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, उनके लिए गुरु ही भगवान होता है, तो वो सही राह पे उन्हें ला सकता है। तो इंस्टीट्यूट्स को और जो शालाएं हैं, पाठशालाएं, स्कूल हैं, उन्हें हर महीने में या हर 6 महीने में एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिससे बच्चों में आपस में एक दोस्ती बढ़े, कॉम्पिटिटिवनेस की बजाय एक दूसरे के साथ चलने की भावना बढ़े, लड़का लड़की की इज्जत करे, लड़की लड़के की इज्जत करे, दोनों में एक अच्छा समन्वय बने। और माँ बाप के साथ भी उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग का जो कंसेप्ट आया है कि भाई आज जैसे मुझे बुला के पूछा जाए, बच्चों आपके बेटे का क्या रिपोर्ट कार्ड है, या मैं बता सकूं कि ये मेरा बेटा घर पे ऐसे करता है, आप इसे संभालिए। क्योंकि आज भी मुझे याद है जब टीचर की डांट की जाता था कि बेटा अगर आपने ऐसा किया तो सर की छड़ी पड़ेगी, तो मैं भी डर के मारे वो काम नहीं करता था। तो वो छड़ी है ना, वो सच में मार्गदर्शन का काम करती है, नहीं तो हम ऐसे डॉक्टर नहीं बन पाते। आजकल के पेरेंट्स सर बच्चे को थोड़ी सी भी डांट भी दे टीचर तो भी सहन नहीं करते। ऑल्दो इसमें गाइडलाइंस भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी बच्चे के साथ मारपीट नहीं हो सकती। एक जो आदर्श बिहेवियर है वो मेंटेन करना है, शायद सभी करते हैं। कई बार ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती है। अच्छा, मेरा ये हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ड्रग के कुछ केसेस इन दिनों अखबार में आया था कि बच्चों को ड्रग पेडलिंग में काम में लिया जा रहा है, और हैं भी, रूरल एरिया में हमने कुछ केसेस देखे भी हैं। और तो बच्चा ड्रग लेने की शुरुआत करता है, ये उसकी बॉडी की नीड बनती है, वो शौक से करता है, ऐसा क्या एनवायरनमेंट बनता है जिससे ड्रग कंज्यूम करना बच्चा शुरू कर लेता है? इसका जैसे आपने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा, उसी में आंसर है कि ड्रग का जो
असर है वो बच्चे को एक हार्मोनल इफेक्ट देता है। अच्छा, उसके अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है कि मैं बहुत ही सुपीरियर हूँ। जैसे कि हर 10 साल के बच्चे का सपना होता है कि मैं भी सचिन तेंदुलकर जैसा बनूं या मैं भी बहुत बड़ा बनूं। वो उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहेगा पर वो बनना चाहेगा। तो यही क्या करते हैं कि कुछ लोग उनको ड्रग दे देते हैं, शुरू में फ्री में दिया जाता है क्योंकि उनका पैसा नहीं होता। फिर उनसे ड्रग पैडलिंग का काम कराया जाता है कि तुम उसको दे के आओ तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो उस ड्रग को खरीदने के चक्कर में वो गलत काम भी करता है और खुद भी लेता है। इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? साइड इफेक्ट ये है कि साहब, ड्रग की मात्रा, ड्रग का किसी भी तरह से उपयोग करना बिल्कुल गलत है। कानूनी रूप से तो गलत है ही, शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल गलत है। इसका कहीं भी आपको समर्थन नहीं करना चाहिए, इसे स्टॉप करना चाहिए। कुछ बच्चे मान ऐसा देखते हैं, वो इस एनवायरनमेंट में हैं, कई स्मोकिंग भी करते हैं, स्कूली बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, वो वापस मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, परिवार का सहयोग, कमिटमेंट, शालाओं पाठशालाओं में एजुकेशन, और चौथी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि उसको उसके खिलाफ जो दुष्परिणाम हुए वो सबको फैलाए। अच्छा, कई बार बच्चा विदेश पढ़ने के लिए जा रहा होता है, उसको लगता है कि मैं एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाऊँ जिसका और बड़ा नाम हो, वहाँ उनके साथ में कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह ऐसी कुछ एक्टिविटी रहती है यदि ताकि यदि ऐसा कुछ वो कंज्यूम कर रहा हो तो रिजेक्शन का सामना करना पड़े? यस, बिल्कुल। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर बच्चा स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने से सबको पता है कि फेफड़ों में खराबी आती है। फेफड़ों में खराबी आती है तो उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अगर उसको बोला जाए कि अगर वो ज़्यादा स्मोकिंग करता है कि तुम 100 मीटर दौड़ के दिखाओ, या उस जैसे एयरफोर्स या किसी में भी ले लो, या बाहर का मेडिकल टेस्ट कि आप 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, वो नहीं दौड़ पाएगा, या उतने समय में नहीं कर पाएगा, चक्कर लगा पाएगा, वेट नहीं उठा पाएगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ऐसे ड्रग लिया किसी ने, तो उसको कोई इंटेलेक्ट वो दे दिया टेस्ट, और वो उस समय ड्रग का सेवन कर रहा है, तो उसका जो इंटेलेक्ट है वो कम हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। यानी कि इन सब चीज़ों से, यानी कि ड्रग एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको चोविंग, ये सारे प्रोडक्ट से उसका जो कैरियर है वो अफेक्ट हो सकता है। मेडिकल के साथ साथ, हेल्थ के साथ साथ कैरियर भी अफेक्ट होता है। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं बच्चे इग्नोर करते हैं, उनको लगता है शौक ही तो है, शौक ही है। शौक आदत कब बदल जाएगी कोई नहीं जानता। तो इसको शौक होने से पहले ही रोक दिया जाए तो सबसे अच्छी बात है सब। अभी ये बात करें हम कि आने वाले टाइम में ये कोविड सिचुएशन चल रही है, साल 2 साल में किस तरह के नए थ्रेट्स आ सकते हैं बच्चों के साथ में? सबसे बड़ा चीज़ हो रहा है आइसोलेशन। क्योंकि जैसे ही कोरोना आता है हम सब लोग आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट होने के बाद हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना कम होता है। बड़े लोगों में ही देखा गया है कि एक दूसरे से मिलने की ही ललक रहती है कि आज बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं हैं। तो मेरा यही मानना है कि कोरोना हमारे साथ हमेशा रहेगा। जैसे स्वाइन फ्लू भी हमारा पार्ट बन गया है, ऐसे ही कोरोना पार्ट बनेगा, HIV बन गया है। हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, पर हमें इसके तरीके ढूंढने चाहिए। मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपनी सारी ज़रूरतें करें जो करनी है, लेकिन लोगों से दूरी ना बनाएं। सबसे अच्छा भी है, हम क्यों अच्छा हैं, क्योंकि भारत में और देशों की तुलना में एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो सबसे ज़्यादा है। आज अगर किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके रिश्तेदार उठा के उसे एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो वेट नहीं करते कि इसका पापा आएगा या आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। वो कैसे होगी, जब आप दूसरे लोगों से जुड़ोगे। तो समाज में एक दूसरे से जुड़ते रहना चाहिए। बच्चों के अंदर भी इस तरह की भावना बनाई जानी चाहिए कि आप एक यूनिटी है। जैसे कि बचपन में एक वो लाठी वाला गेम सिखाया गया कि एक लाठियों के झुंड को अगर आपने बांध के रखा तो संगठन में शक्ति है, यूनिटी। इसी तरह आप सब लोग बने, उसी में से कोई कलेक्टर बनेगा, उसी में से कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई आपकी तरह इंजीनियर, और कोई समाज का सबसे बड़ा सुधारक बनेगा। मेडिकली ऐसा जरूरत पड़ती है क्या बच्चों को या पेरेंट्स को कि पीरियोडिक उनकी हेल्थ जांच करवाएं? यस, जैसे कि अभी बताया गया कि 3 से 5 साल का बच्चा है, उसे विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होने का डर रहता है। तो विटामिन A की चेकिंग होनी चाहिए। विटामिन C, विटामिन D के लिए 10 साल तक चेक करते रहें। ग्रोथ पैरामीटर्स को चेक करें, उसकी हाइट, उसकी लंबाई, क्योंकि 21 साल तक की उम्र में लंबाई बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे जो हड्डियों का एपिफाइसिस है वो जुड़ता नहीं है। तो अगर किसी की हाइट कम हो रही है तो उसके हार्मोनल टेस्ट कराएं।
कंसल्टेंट करें डॉक्टर से जो इससे रिलेटेड, जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको देखते हैं, उनसे मिलें कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, हो सकता है कोई ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो, किसी और हार्मोन की डेफिशिएंसी हो। अगर आप समय रहते वो दवाई दे देंगे तो बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। उसका सपना अगर एयरफोर्स में जाना है या किसी एथलीट में बनना है तो वो पूरा होगा। तो कहने का मतलब है पीरियोडिक 6 मंथ और 1 ईयर में स्कूल में हेल्थ चेकअप होने चाहिए। और अगर इस बच्चे को कुछ भी डेफिशिएंसी आ रही है तो उसे जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उससे मिलना चाहिए, जो उसे उचित सलाह दे सके। कई बच्चे स्कूल जाते समय व्हीकल्स पे जा रहे होते हैं और वो हेलमेट नहीं लगाते, दुर्घटना के कारण बनते हैं। और फिर डॉक्टर के सामने भी एक चैलेंज है, पेरेंट्स के सामने भी चैलेंज है, पूरी सोसाइटी के सामने उस केस को लेकर चैलेंज है। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, आपसे बात करके कुछ इनपुट हमें मिले जिनको हम इंस्टीट्यूशंस तक कन्वे करेंगे, पेरेंट्स तक कन्वे करेंगे, और कुछ इनपुट आपके महत्वपूर्ण थे जिनको एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्वे करेंगे। हम ऐसा प्रयास करेंगे। समय समय पर कुछ वर्कशॉप्स हम इंस्टीट्यूशंस के साथ में करेंगे, आपकी सेवाएं लेने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।